चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 6C। अभ्यास 6C को हम लोग हल करने वाले हैं। उसमें भी हम लोग हल करेंगे पहले वाला प्रश्न का। इसमें देखिए 1 2 3 मतलब हम लोग ABC करके दिया हुआ है, लिखा हुआ है पहले प्रश्न में कि सही विकल्प चुनिए, है ना। दिया हुआ है किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या होगी। चलिए हम लोग पहले वाले में ये हल करेंगे। देखिए हमें दिया हुआ है ना किसी संख्या x और पहला में दिया हुआ है ए में किसी संख्या x और 7 का गुणनफल हम लोग को दिया हुआ है 28। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। देखिए हम लोग x का वैल्यू तो वह संख्या है जो x है, इसका वैल्यू पूछा है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल लिया था जो कि 28 के बराबर है। तो हम लोग देखिए ये गुणा में है ना, इधर बराबर को उधर भागा में भेज देंगे, या फिर दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए 7 से भाग दे दीजिए। इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ 7 से 7 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा और 7 चौक 28 होता है तो यह 4 हो जाएगी। वो संख्या 4 होगी जिसमें 4 में आप 7 का गुणा कर देंगे तो 28 के बराबर हो जाएगा, है ना। यही बोला था कि देखिए x और 7 का गुणनफल 28 है तो 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड वाला विकल्प सही बन रहा है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसमें थर्ड वाला विकल्प सही बना जो कि 4। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बी वाले। देखिए बी में हम लोग को दिया हुआ है ना किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या है। चलिए बी में दिया हुआ है कोई संख्या x है, ठीक है, आप उसमें क्या करें 5 से भाग दे रहे हैं तो 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो चीज़ भागा में है ना उसे इधर बराबर के इधर हम लोग गुणा में भेज लेते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह समझ सकते हैं वज्र गुणन विधि में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि बराबर के इधर जैसे मान लेते हैं इसको हम लोगों ने 7/1 लिख दिया। ठीक है, सिर्फ एक है तो हमने 7/1 लिख दिया। अब देख रहे हैं दोनों में हर में है ना, तो यहाँ पर का जो भागा में है इधर गुणा में चला जाएगा, यहाँ पर का जो भागा में इधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है, 7 का 1 में गुणा होगा तो x ही रह जाएगा, मतलब x में 1 का गुणा होगा तो इस तरह हो गया। हमने 7 सिर्फ था, 7/1 हमने लिख दिया तो 1 का आप x में गुणा करेंगे तो x ही बचेगा और 7 5 हो जाएगा 35। तो देखिए अब हम लोगों ने सही किया कि नहीं चेक भी कर लेते हैं। देखिए हम लोग 35 में आप ना 5 से भाग देंगे तो देखो 7 के बराबर आएगा, 7 5 7 35 होता है ना, तो 7 आ जाएगा। तो देख रहे हैं कि 7 आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसका हम लोग का x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू 35 आया था। तो इसमें हम लोग देख ले रहे हैं थर्ड वाला सही बन रहा है। ठीक है, मतलब 35 ही वो संख्या है जिसमें आप 5 से भाग देंगे ना तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ये थर्ड वाला सही बना जो कि हम लोग का 35। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सी वाले पे। सी में हमें दिया हुआ है ना, सी में यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी, है ना। चलिए हम लोग को पहला दिया हुआ है, पहली विषम क्रमागत संख्या दिया हुआ है 2x + 1। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग देखिए अगर इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे ना तो 1 जोड़ देंगे, अगर मान लेते हैं कि इसमें आप 1 जोड़ दिए, क्रम से आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर अगर आप 1 जोड़ रहे हैं ना तो यह आपको सम संख्या मिलेगी। कैसे, जैसे 1 इसमें आप जोड़ेंगे तो देखिए 2x + 2 और इसमें देखिए अगर हम दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो x + 1 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, है ना, 2 से भाग चला जाएगा, यहाँ भी विभाजित हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आप देखने से पता चल जा रहा है कि इस संख्या में भी 2 का गुणा है, इसमें भी 2 का गुणा है, तो या तो भाग देंगे तो सम संख्या आएगी, है ना। तो इसमें हम लोग को जोड़ना रहेगा कितना, 1 नहीं 2 जोड़ना रहता है। ठीक है, 2x + 1 तो पहले से ही है, इसमें 2 जोड़ दीजिए तब यह क्या हो जाएगा हम लोग का विषम संख्या। देखिए 2x + 3 ये हम लोग का क्रमागत अगली विषम संख्या बनी। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाला विकल्प यहाँ पे सेकंड वाला सही होगा, है ना। या फिर बाकी आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2x + 2 है, मतलब इसमें देख रहे हैं दोनों में इसमें भी 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 से नहीं विभाजित हो रहा है। यहाँ पे 2 से अगर इसको भाग देंगे तो एक आपका शेषफल बच जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर 2x + 3 है तो इसको अगर हम लिखना चाहें ना तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 2x + 1। ठीक है, 2x + 2 + 1 ना, तो यहाँ पर तो 2 से भाग चला जाएगा लेकिन एक में नहीं जा पाएगा, है ना, यही हम लोग का शेषफल बच जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या हम लोग का बनना, ये हम लोग की बनी क्रमागत अगली विषम संख्या। ठीक है, और 2x भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से देख रहे हैं कि सीधा सीधा गुणा भाग चला जा रहा है 2x में, है ना। 2x में आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे विभाजित हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो यह भी नहीं हो पाएगा। और यह वाला बचा तो देखिए x + 1 को अगर देखना रहेगा आप इस तरह से कोई संख्या भी रख कर आप चेक कर लीजिए। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 2x + 1 था, 2x + 1 था, यहाँ पर आप x बराबर स्वतंत्र रूप से आप कुछ भी रख सकते हैं ना, क्योंकि चर है हम लोग का। चलिए आप मान लेते हैं कि x बराबर आपने रख दिया 1 चाहे 2 कुछ भी रख दीजिए, हम मान लेते हैं कि x बराबर आपने 1 रख दिया तो आपको क्या विषम संख्या मिला। देखिए 1 यहाँ पर रख दिए आप तो x का वैल्यू 1 रख दिए आप, तो
2x हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, है ना, x के स्थान पर हमने 1 रख दिया, ठीक है। तो 2 1 2 और प्लस 3, मतलब 2 1 2 और प्लस 1 ना, जो कि हुआ 3 के बराबर। तो देखिए अब इसमें से ना, अब हमको इसके 3 के आगे कौन सी विषम संख्या मिलेगी, 3 के आगे 5 ही मिलेगा, है ना। 3 के आगे 4 तो नहीं हो सकता, 4 सम संख्या हो जाएगा, लेकिन 3 के आगे हम लोग का क्या मिलेगा। अब इसमें x बराबर आप 1 रखेंगे ना, जैसे इसमें भी आप x बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 आ जाएगा, जो कि सम संख्या आ जाएगा। इसमें आप रखेंगे 1 ना, 2 1 2 हो जाएगा, और 3 2 3 कितना हो जाएगा 5, तो यही वाला सही होगा, सेकेंड वाला। और इसमें 2 1 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये हम लोग का क्या बनेगा, सम संख्या। और इसमें 2 x के स्थान पर आप 1 रखेंगे ना, तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यही थर्ड वाला सा ऑप्शन सही बनेगा। थर्ड वाले में आप रखेंगे कितना, 2x प्लस 3 है। अब x बराबर हमने 1 रखा है, तो x बराबर 1 रखेंगे तो 2 1 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 बराबर 5, जो कि देख रहे हैं कि हम लोग का 3 के बाद क्या आएगा, विषम संख्या 5 आएगी, इसलिए यह सेकेंड वाला विकल्प सही बनेगा। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। सेकेंड वाला बना था 2x प्लस 3। तो इस तरह से पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। इस तरह से हमको ए से लेकर डी तक दिया गया है, ठीक है। 4 प्रश्न है इसमें से, और देखिए जो सही समीकरण होगा उसको हम लोग कह देंगे कि हाँ सही समीकरण है, और जो गलत समीकरण रहेगा उसको हम लोग कह देंगे गलत है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं, दूसरा में भी ए वाले को हल करेंगे ना। देखिए तो हम लोग ना, चलिए यहाँ पर जो प्रश्न कहेगा उस हिसाब से हम लोग समीकरण बनाएंगे, और देखेंगे कि यहाँ पे समीकरण मैच कर देगा तो हम लोग कह देंगे कि सही है। और हम लोगों ने बनाया समीकरण दिए गए प्रश्नों से, अगर नहीं सही बना तो हम लोग कह देंगे कि यह समीकरण गलत है। तो चलिए हम लोग ए वाले को हल कर लेते हैं। देखिए ए में हमें दिया हुआ है ना, किसी धनात्मक संख्या के 2/3, और यहाँ पर यक्स के हिसाब से दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं यक्स। और देखिए दिया हुआ है कि 2/3, यक्स का 2/3, और के 2/3 मतलब होता है कि का मतलब गुणा, ठीक है, 2/3 मतलब 2/3, ठीक है। और 1/3 में अंतर मतलब घटाना, और यहाँ पे अंतर मतलब घटाना, और 1/3 घटाना है मतलब 1/3, x/3। इस तरह से कुछ प्रश्न हो गया, ठीक है। 2/3 और 1/3 का अंतर कितना है, 7 के बराबर है, बराबर यह 7 है। तो जैसे प्रश्न कह रहा था हम लोगों ने वैसे लिख लिया, ठीक है। परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हम लोग को रैखिक समीकरण दिया गया है ना, यह मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे पीछे दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 1/3 ही है, यहाँ पे 1 में इसका गुणा करेंगे तो यही x/3 ही आएगा, ठीक है। 1/3 दिया था, 2/3 और 1/3 का अंतर कितना है, 7 है। तो हम लोगों ने इस तरह से प्रश्न बनाया, ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण हमने बनाया, लेकिन यहाँ पर हम लोग का मैच नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर 1/3 को पहले दे दिया है, और 1 यहाँ पर रैखिक दिया है ना, किसी संख्या में से 1/3 में से 2/3 घटा दिया है, 1/3 में से 2/3 का अंतर 7 दे दिया है, लेकिन हम लोग का प्रश्न क्या है, 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का यह रैखिक समीकरण सही नहीं बना। चलिए हम लोग का दोनों समीकरण मैच नहीं किया ना, तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं कि नहीं, यह समीकरण जो दिया था यह सही नहीं है, ठीक है, नहीं लिख देते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले। सेकंड हमको दिया है बी वाला कि किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। चलिए तो इस बात को हमको लिखना रहेगा, तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए क्रमागत संख्याओं को ना हम लोग हमेशा x और x+1 मानकर हल करते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए अगर मान लेते कोई संख्या आपका 10 है, मान लेते x का वैल्यू 10 है, 10 में 1 जोड़ दीजिए, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, ठीक है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, क्रम से 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, क्रम से आने वाला संख्या, ठीक है। तो इसके लिए यही फार्मूला था, एक को x माना रहता है, अब अगले वाले को x+1 माना रहता है, अब इससे भी अगले वाले को माना रहेगा तो x+2 मान देंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे दिया था 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, तो हम लोग क्या मानेंगे, x+1 बराबर क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, तो हम लोग 27 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पहला सही नहीं बना था, लेकिन सेकेंड वाला सही है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, लिख लीजिए, हाँ दिया गया समीकरण सही है, दिया गया समीकरण सही है, सही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नहीं, दिया गया समीकरण नहीं सही है, दिया गया नहीं दिया गया समीकरण नहीं सही है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सी वाले पे। देखिए हम लोग को दिया इसी में किसी संख्या के 2 गुणों में से 8 जोड़ने पर योगफल कितना 50 है। देखिए किसी संख्या हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम दिया y के हिसाब से ना, चलिए y के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं। देखिए दिया हुआ किसी संख्या का 2 गुना में 8 जोड़ने पर, मान लेते कोई संख्या y है, इसका 2 गुना करके इसमें 8 जोड़ दीजिए,
योगफल 50 आना चाहिए। जैसे प्रश्न दिया था वैसे हमने किया, तो देख लेते हैं हम लोग का मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ देखिए, किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर योगफल कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, तो यह सही दिया था। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं सही भी लिख देते थे, ठीक है, या सही है समीकरण, ठीक है। हाँ दिया गया समीकरण सही है, दिया गया समीकरण रैखिक समीकरण है, सब समीकरण सही है। चलिए इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पे। डी हमें दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ वैसे कर लेते हैं। देखिए, किसी संख्या के 2/3 में, मतलब कोई संख्या यहाँ पर यक्स दिया हुआ है ना, तो यक्स के हिसाब से लिख लेते हैं। यक्स किसी संख्या के 2/3 मतलब 2/3 का गुणा, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर, तो हम लोग 17 जोड़ देते हैं। जोड़ने पर योगफल प्राप्त होता है 19 के बराबर आ जाता है, तो मिला लेते हैं हम लोग। किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर 19 है, तो यहाँ पर ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला हम लोग का पहले वाला सिर्फ गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं कि हाँ दिया गया समीकरण सही है, दिया गया समीकरण सही है। या फिर हम लोग इतना भी लिख देते कि दिया गया समीकरण सही है, दिया गया समीकरण गलत है, ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाता। हमने पहला दिया था गलत, तो हमने इसको लिख दिया कि नहीं, दिया गया समीकरण सही नहीं है। फिर दूसरा हम लोग लिख देते हैं हाँ दिया गया समीकरण सही था, ये तीनों सही था, बाकी ये गलत था। चलिए, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है, एक संख्या का 1/2 है ना, मतलब किसी संख्या को आधा कर रहे हैं तो उसी संख्या का 1/4 भाग से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल तीसरे वाले करने वाले हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं, माना वो संख्या यक्स है, ठीक है। पहले हम लोग मान लेते हैं, माना संख्या यक्स है, संख्या यक्स है, ठीक है। अब देखिए जैसे प्रश्न कह रहा है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको देखिए किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए दिया हुआ है ना कि मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है, उसका आप आधा कर दीजिए, है ना। दिया हुआ है कि किसी संख्या का आधा उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। जैसे किसी संख्या का आधा मतलब 1/2 में से आप उसी संख्या के 1/4 से घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 15 आएगा। यह वाली संख्या कितना है, 15 अधिक है। या फिर इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे किसी संख्या का 1/2 बराबर यहाँ पर x/4 भाग में प्लस 15 जोड़ देंगे, तभी भी ये दोनों तरह से आप रैखिक समीकरण बना सकते हैं, है ना। देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया, जैसे किसी संख्या का आप आधा कर रहे हैं। देखिए मान लेते हैं आपके पास है ना कोई संख्या है, चलिए हम 100 मान लेते हैं, कोई संख्या इस तरह से मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो अच्छा 100 रहता तो हम लोग इसका आधा कर देते हैं। मान लेते हैं कि इसका आधा आपने कर दिया, मतलब 2 से भाग दे दिया तो 50 आ गया, ठीक है। अब इसका कह रहा है ना कि आप कह रहा है कि 1/4 कर दीजिए, जो संख्या है उसी का 1/4 कर दीजिए। मान लेते हैं 100 का आपने 4 भागों में बांट दिया तो आपको मिल जाएगा 25, ठीक है। तो अब कह रहा है ना कि आप, तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि कोई संख्या आधा करेंगे, किसी संख्या को आप आधा करेंगे ना, और किसी संख्या का 1/4 करेंगे, तो जो आधा वाला रहेगा वो हमेशा अधिक रहेगा, ठीक है। आधा करेंगे किसी संख्या का, किसी का 1/4 करेंगे तो आधा वाला हमेशा अधिक रहेगा। तो देखिए, तो पहला समीकरण हमने किस तरह लिखा कि जैसे आधा जो है किसी संख्या का 1/2 ऋण 1/4 में 15 अधिक है, मतलब जो ये बड़ी संख्या बनी ना, ये वाली जो संख्या हम लोग का x/2 है, यह बड़ी संख्या है, इसमें से आप घटाएंगे तो 15 अधिक है तो 15 के बराबर आएगा, ठीक है। और या फिर या तो एक ही कर सकते हैं आप काम, या तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे जितना अधिक है संख्या उसमें दूसरे वाली संख्या में जोड़ दीजिए, तब उस संख्या के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे किसी संख्या का आपने x/2 किया है, ठीक है, तो जो दूसरी संख्या है यह जितना अधिक था आप उस बगल वाले में जोड़ दिए, ठीक है। इसमें ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो यह संख्या और अधिक हो जाएगी। जैसे 50 है कोई संख्या, जैसे किसी संख्या का आपने आधा किया, मान लेते हैं 50 आया है, तो इसके 25 के बराबर करने के लिए ना आप इसमें 50 में नहीं कोई कुछ संख्या दिया रहेगा जोड़ना है, ठीक है। इसमें दिया रहता था कि मतलब कि ये वाली संख्या इससे 25 अधिक है, तो आप इसमें नहीं 25 जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, जिससे यह अधिक है उसमें जोड़ेंगे। कि 25 अगर जोड़ना रहता तो हम लोग किस में जोड़ दें, इसमें जोड़ दें जो कम है, तो इसीलिए हमने किस में जोड़ा, कम वाले में जोड़ा, ठीक है। यह कम था, इसमें हमने जोड़कर इसके बराबर कर लिया, ठीक है। तो चलिए इसमें से कोई भी प्रश्न कोई भी समीकरण बना दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, जैसे दिया था प्रश्नानुसार लिख देते हैं। जैसे प्रश्न दिया हो वैसे हम लोग लिख लेते हैं। कितना, किसी संख्या का x/2 मतलब 1/2, तो सिर्फ 2 ही लिख देते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि यह कितना, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें से घटा ही देते हैं, x/4 में से कितना, यह 15 अधिक है। ये चीज़ जो आधा कर किसी संख्या का कर रहे हैं ना,
उसके 1/4 से इसमें दोनों से घटा रहे हैं तो ये 15 दिखता, तो ये 15 के बराबर आ गया। जैसे जैसे समीकरण दिया था वैसे हमने कर लिया, ठीक है। बाकी देखिए इन दोनों को हम लोग इस समीकरण को हल कर लेते हैं और एक्स का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए ना, तो अब इन दोनों में हम लोग क्या कर देते हैं, 2 4 का लसा कितना होगा, 4 ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, हम लोग गुणा क्यों कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हर में कुछ न रहे, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से हल कर पाएँ। चाहें तो इसको लसा लेकर भी हल कर सकते हैं। देखिए 4 से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 x/2 ऋण x/4, यहाँ पर भी हो जाएगा बराबर के उधर दोनों तरफ 4 का गुणा होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 4x/2, ठीक है। इसमें हमने कर दिया, जब इसमें कर देंगे तो ऋण 4x/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 29 यहाँ 45 चौको 60 हो जाएगा, यह 60 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 4 है ना, ये 2 से विभाजित है, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2x बचा। यहाँ पर देख रहे हैं 4 या 4 विभाजित है, ऋणात्मक रहेगा, ठीक है, 2x ऋण, और यहाँ पर 4 से 4 विभाजित हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा बराबर 60, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 2x में से x घटाएंगे ना तो आपको सिर्फ x बचेगा, वो भी धनात्मक वाला दिखता, तो यही बचा, तो बराबर 60, ठीक है। चलिए हम लोग का वैल्यू आ गया। अच्छा हम लोगों ने सही किया है कि नहीं, चलिए एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए किसी इस संख्या का ना हम लोग का x का वैल्यू कितना है, 60 है, 60 का हम लोग आधा कर देते हैं, 60 का आधा करेंगे, ठीक है। 60 का आधा करके इसमें से हम लोग घटा देंगे 60 को 4 भाग में, तो यह 15 आना चाहिए। तो हम लोग चलिए देख रहे हैं कि इसको हम लोग हल करने में 15 आ रहा है कि नहीं। देखिए 60 का आधा कितना होता है, 30 होता है, ठीक है, 30 हो गया ऋण। यहाँ पर हम लोग 60 में 4 से भाग देंगे ना तो 4 दूना 8, 2 बार में अधिक हो जाएगा, 4 1 4 है ना, यहाँ पर 2 बचा, तो 4 5 20 होता है 15, ठीक है। तो जब हम 30 में से 15 घटाएंगे ना तो आपको 15 मिलेगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख रहे हैं दोनों ये बराबर हो जाएगा, 15 बराबर 15 आ गया ना, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने सही किया है, ठीक है। x का वैल्यू 60 है, तो हम लोग इस बात को लिख देते हैं, अतः वह संख्या हम लोग लिख देते हैं कितना है, 60 है, जिसमें आप इसका 2/3 करके और इसमें से घटा देंगे 1/4 इसका घटा देंगे तो आपको 15 के बराबर आ जाएगा। वो संख्या क्या है, 60 है। ये हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले को। तो चलिए इसमें हम लोग देखिए 7 से 4 बड़ी संख्या क्या होती है, 7 4 11 होता है, तो बस 11 हो जाएगा। इसमें लिख देते हैं हम लोग, माना वह संख्या यक्स है, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम लोग, प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न बोला है वैसे हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार बोला है कि जो संख्या है ना वो 7 से 4 बड़ी है, 7 से 4 बड़ी करेंगे तो उस संख्या के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 4 कितना, 11, तो हम लोग लिख देते हैं, अतः वह संख्या 11 है, ठीक है। क्योंकि यही हम लोग को बोला था कि एक संख्या 7 से 4 बड़ी है ना, तो संख्या क्या हो जाएगी, 7 4 11 हो जाएगी। यही हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है, एक संख्या में 45 विद्यार्थी हैं, ठीक है। यदि छात्रों की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5वां वाले को, ठीक है। चलिए हम लोग को दिया हुआ है ना, हम लोग को कक्षा में कुल विद्यार्थी हम लोग लिख देते हैं, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है, कक्षा में कुल हम लोग को दिया कुल विद्यार्थी हैं जो कि हैं 45, है ना। तो चलिए हम लोग को दिया हुआ है ना कि जो छात्र की संख्या है ना, जो छात्र की संख्या है वो छात्राओं की संख्या का 2/3 कर देंगे ना तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं कि छात्राओं की संख्या ही मान लेते हैं, माना छात्राओं की संख्या कितना है, यक्स है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को बोला है, अब जैसे प्रश्न बोला है वैसे हम लोग लिख देते हैं। प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है ना कि छात्रों की संख्या है ना, वो छात्राओं की संख्या की 2/3 कर देंगे। तो हम लोग चलिए हम लोग छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, छात्राओं की संख्या, चलिए हम लोग लिख देते हैं छात्रों की संख्या, मतलब लड़कों की बात कर रहा है ना, छात्रों की संख्या, जो छात्राओं की संख्या है ना उसका 2/3 करना है, बराबर हम लोग माने कि छात्राओं की संख्या कितना, यक्स है, इसी का 2/3 कर देंगे
तो आपको निकल जाएगी ये छात्रों की संख्या। तो देखिए हम लोग जान रहे हैं कि विद्यालय में कितना शिक्षार्थी हैं, पूरा लड़के लड़कियां मिलाकर 45 हैं। हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या कितना है, मतलब छात्राओं की संख्या x मान लिया, और यह बोला है कि छात्रों की जो संख्या है ना वो लड़कियों की संख्या का 2/3 है। तो हम लोग जब इसको मतलब यह देखिए छात्रों की पूरा संख्या हम लोगों ने कितना निकाला, छात्राओं की संख्या का 2/3, मतलब यह पूरे छात्रों की संख्या बना या पूरी छात्राओं की संख्या। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का 45 के बराबर आना चाहिए ना, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हम जोड़ें तो हम लोग को जो पूरा विद्यार्थी मतलब पूरे विद्यार्थी हैं उन सब के बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम लोग जैसे प्रश्न कह रहा था वैसे हमने लिख दिया। देखिए ये छात्राओं की संख्या हमने जोड़ दिया और छात्रों की संख्या 2x/3 हमने जोड़ दिया, यह बराबर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने मान लिया कि माना कि छात्राओं की संख्या x है। ठीक है, छात्राओं की संख्या हमने मान लिया, कुछ भी अज्ञात। तो बोल रहा था कि छात्रों की संख्या ना छात्राओं की संख्या की 2/3 हो, मतलब छात्राओं की संख्या जो है उसमें हम 2/3 का गुणा कर देंगे ना तो वह छात्रों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो लोग की छात्रों की संख्या हो गया 2/3x। ठीक है, तो अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विद्यार्थियों के बराबर होगा छात्रों की संख्या और छात्राओं की मतलब छात्रों की संख्या 2x/3 था, मतलब 2/3x था छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या x था। तो हमने इन दोनों को जोड़ा जो कि 45 के बराबर आ गया। ये हम लोग का एक समीकरण मिल गया, रैखिक समीकरण मिल गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हर में 3 है तो हम लोग इस समीकरण में ना क्या कर देते हैं कि 3 से गुणा कर देते हैं, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं समीकरण में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। देखिए अब 3 से हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पे x प्लस 2x/3। हम लोगों ने 3 का इसलिए गुणा कर रहे हैं ताकि यहाँ से 3 हर में कुछ भी ना बचे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बराबर 3 × 45। तो चलिए इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 2x/3 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर हम 3 का गुणा ही कर देते हैं, 3 × 5 = 15 को 5 हाथ में लगाया 1, 4 × 3 = 12, 1 हासिल 13 हो जाएगा, 135 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 3 से 3 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 विभाजित हो गया, यहाँ पे 3x और प्लस कितना 2x बचा यहाँ बराबर 135 बचा, और 3x प्लस 2x कितना 5x बराबर कितना 135। अब देखिए अब हम लोग ना 5 यहाँ पर गुणा में इधर भागा भेज देते हैं, या फिर ये भी समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों में हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं ना। तो जब हम इधर 5 से भाग देंगे तो 5 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 हम लोग को बचा रहेगा बटे 5। तो चलिए तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। 5 दूना 10 2 बार जाएगा, फिर 35 बचेगा, 5 7 35। तो यक्स का वैल्यू हम लोग का 27 निकल कर आ गया। मतलब हम लोग जान गए कि छात्राओं की संख्या कितना है 27 है। बाकी इसका 2/3 हम लोग गुणा कर देंगे ना। चलिए तो इसका हम 2/3 निकाल कर दिखाते हैं। 27 का 2/3 ये छात्रों की संख्या हो जाएगी। 3 9 27 होता है तो 9 हो जाएगा, 9 दूना 18। लड़कों की संख्या 18 निकल कर आएगी, जो छात्रों की संख्या है वो है ना हम लोग को 18 निकल कर आ जाएगी, और छात्राओं की संख्या 27। अच्छा चलिए हम लोग छात्राओं की संख्या जोड़ें, देख रहे हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए 7 दूना 14, 15 को 5 हाथ में लगाए और यहाँ पर हो जाएगा 4 45। तो देख रहे हैं ना पूरा जोड़ने पर हम लोग को जो पूरे जितने भी विद्यार्थी थे उसका वैल्यू निकल कर आ रहा है। तो सर ये सिर्फ हम लोग को छात्राओं की संख्या लिखना था, तो यही हम लोग का छात्राओं की संख्या निकला। तो हम लोग लिख देते हैं अतः छात्राओं की संख्या छात्राओं सिर्फ रहेगा, छात्राओं की संख्या बराबर 27 है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया है एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर शेष 4 शेष है, संख्या बताइए। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल, हम लोग छठा वाले करने वाले हैं। चलिए माना संख्या हम लोग मान लेते हैं, संख्या क्या है x है, माना संख्या बराबर x है। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे प्रश्न कह रहा है हम लोग वैसे लिख देते हैं। प्रश्न हमको प्रश्न कह रहा है ना कि एक संख्या के 1/3 भाग, मतलब इसका कितना करना है 1/3 से गुणा कर दीजिए 1/3 भाग, और कह रहा है कि 1/4 में से घटाएंगे ना तो आपको मिलेगा 4 शेष आएगा। ठीक है, जैसा हम लोग को प्रश्न दिया था ना उस हिसाब से हमने प्रश्नानुसार बना लिया समीकरण। ठीक है, देखिए हम लोग को बोला था कि एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर ना, तो संख्या ये हम लोग का x है, x का 1/3 भाग में से 1/4 भाग हमने घटाया तो हम लोग को कितना शेष 4 प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी इस रैखिक समीकरण को हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए तो 4 और 3 का लसा होता है 12, 4 3 12 ना, 12 लसा होता है, 12 से हम इस समीकरण में गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का क्या हो जाएगा सब कुछ अंश में हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको हम लोग समीकरण एक लिख देते हैं, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो हम लोग इसे लिख देते हैं। समीकरण में दोनों पक्षों में 12 से गुणा करने पर चलिए तो यहाँ पर हम लोग 12 से गुणा कर देंगे, बराबर के इधर 1/3 यक्स ऋण 1/4 यक्स, और बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह, और 12 गुणते 4, दोनों तरफ ने 12 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब 12 से इसमें भी पहले पद में भी गुणा करेंगे और दूसरे पद में भी। तो चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 12/3 यक्स ऋण, यहाँ 12 हो जाएगा बटा 4 यक्स, और 12 24 12 36 12 चौक 48। ठीक है, और देखिए 3 से हम लोग 12 में भाग देंगे, 3 चौक को 12, 4 बार जाएगा तो ये 4 यक्स बना, 4 त्यहीं 12 होता है तो 3 बार गया, बराबर कितना 48। ठीक है, तो देखिए 4 एक्स में से 3 एक्स जब हम घटाएंगे तो सिर्फ हम लोग को एक्स मिलेगा, बराबर 48। ठीक है, हाँ एक्स का वैल्यू हम लोग को यही 48 से निकल कर आया। ठीक है, बाकी चलिए एक बार हम इस प्रश्नानुसार जो बोला था आपको देखते हैं। तो हम लोग का एक्स का मान 48 आया ना, तो देखिए 48 का क्या कर दे 1/3, और इसमें जो 48 है 48 का 4 से भाग देने पर ना हम लोग को 4 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। तो देख रहे हैं 4 1 4 हो जाएगा, मतलब 3 1 3 एक ही बार जाएगा भाग, और 3 1 3 हो गया, और 18 बचा। तो ठीक है, तो 3 3 6 18 होता है, तो 3 6 18 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि 48 है, 4 से 48 भाग देंगे, 4 1 4 4 दूना 8 हो गया। तो चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 16 में से आप 12 घटा देंगे ना तो आपको 4 ही मिलेगा, जो कि देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर हम लोग का दायां पक्ष मिल रहा है, मतलब हम लोगों ने यह सही किया है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं अतः संख्या बराबर कितना 48 है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है कि आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 ग्राम है ना। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, है ना, आदर्श, डेविड और हमीद, इन तीनों के भारों को जोड़ दे रहा है ना, तो 44 किलोग्राम हो जा रहा है। ठीक है, यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक है ना, जो डेविड है उस आदर्श के भार से इसका भार अधिक है, मतलब 1.3 किलोग्राम इसका अधिक है। ठीक है, एवं हमीद के भार से 2.1 किग्रा अधिक हो। ठीक है, हमीद से भी 2.1 किग्रा बड़ा अधिक है, मतलब ये डेविड है इसी का सबसे अधिक भार है। ठीक है, हमीद से भी 2.1 किग्रा अधिक है, और आदर्श से भी कितना 1.3 किग्रा इसका डेविड का अधिक है। ठीक है, एवं हमीद के भार से 2.1 किग्रा अधिक हो। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल 7वां लोग करने वाले हैं। देखिए हम लोग क्या कर लें ना, हम लोग मान लेते हैं कि डेविड का भार कितना है, यक्स किलोग्राम है। देखिए हम लोग बताते हैं आपको, माना डेविड का भार यक्स किलोग्राम है या केजी है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं किलोग्राम है। ठीक है, अच्छा देखिए अगर डेविड का भार हमने लिख दिया कि ये इतना किलोग्राम का है ना, तो डेविड का सबसे अधिक भार है, दोनों से अधिक है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं आदर्श का भार। देखिए आदर्श का भार कितना हो जाएगा, अगर डेविड का भार हमने x किलोग्राम लिख दिया है ना, तो यह क्या है, इससे आदर्श से ना 1.3 किलोग्राम या अधिक है। ठीक है, ये डेविड है, वो आदर्श के भार से 1.3 किग्रा अधिक है, तो इसको हम लोग कम कर देते हैं। जैसे यक्स में से हम लोग 1.3 किग्रा घटा दें, है ना। हमने क्या कर दिया, जो इसका डेविड का भार था यह आदर्श के भार से यह अधिक था 1.3 किग्रा, तो हम लोगों ने इसमें देखिए जो डेविड का भार है उसमें से हमने 1.3 किग्रा घटा दिया, तो यह हो गया आदर्श का भार। ठीक है, चलिए इसी तरह हामिद का भार कितना हो जाएगा, हामिद है, हामिद का भार, यह जो डेविड के भार से ना, मतलब हामिद के भार से कितना 2.1 किग्रा यह अधिक था, तो इसको लोग हम लोग एक्स में से 2.1 घटा देते हैं किग्रा। देखिए हमने किस प्रकार किया, जैसे हमने डेविड के भार को मान लिया। ठीक है, अब बोला था कि आदर्श के भार से यह 1.3 किग्रा अधिक था, है ना, तो आदर्श का भार हम लोग निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, हम लोग एक्स में से 1.3 किग्रा घटा दिए, है ना, तो ये हम लोग का आदर्श का भार निकल गया। हामिद से यह अधिक था कितना 2.1 किग्रा था, तो हम लोगों ने इसी डेविड के भार में से 2.1 किग्रा घटा दिया, तो हम लोग का निकल कर आ गया हामिद का भार।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जैसे प्रश्न बोला है प्रश्नानुसार, ये सब भी हम लोग प्रश्नानुसार ही कर रहे थे, है ना, बस इतना पर हमने माना, यहाँ पर बाकी ये सब प्रश्नानुसार ही हुआ है, ठीक है। तो चलिए जब इन तीनों का हम लोग वजन जोड़ देंगे तो यह 40 किलोग्राम के बराबर होगा, क्योंकि कुल वजन कितना है, कुल भार है 44 किलोग्राम। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यक्स प्लस और यक्स माइनस 1.3 किग्रा प्लस यक्स माइनस 2.1 किग्रा, इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 44 के बराबर आएगा, ठीक है, तीनों का भार। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा यक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा यक्स ऋण 1.3 और प्लस यक्स ऋण 2.1 बराबर 44, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पर एक्स है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 3 एक्स है, तो हम लोग का हो गया 3 एक्स, ठीक है, 3 एक्स। और देखिए ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, दोनों ऋण को एक में हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ऋण, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद का हम जोड़ रहे हैं तो ये 0.4 बना, ठीक है, और 2 1 3 3.4 बना बराबर 44। तो बराबर के इधर ऋणात्मक में है, बराबर के उधर हम लोग धनात्मक में भेज दे रहे हैं इसको। 3 एक्स बराबर 44 और ऋणात्मक है, बराबर के उधर गया धनात्मक हो गया 3.4 हो गया। बाकी हम लोग इसको जोड़ दे रहे हैं, 44 में इसी में जुड़ जाएगा, ठीक है, 44 4 3 7 हो जाएगा, 47.4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुणा में है ना, बराबर को उधर हम लोग भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा, यक्स बराबर कितना 47.4 बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें हम लोग 3 से भाग दे लेते हैं, है ना, तो वही हो जाएगा एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए एक बार भाग चला जा रहा है, तो 3 कमा 3, यहाँ पर एक बचा है 17 हो गया, तो 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 6 18 हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा, तो 3 5 15 हो गया, अब दशमलव लग जाएगा, है ना। तो 15 तक हो गया है, तो 2 बचा हुआ है हम लोग का, 2 और 4 24 और 3 8 24 होता है, तो यही हम लोग का मिला यक्स का वैल्यू 15.8 kg, जो कि हम लोग का क्या है, ये हामिद का भार है, लिख देते हैं हम लोग, हामिद नहीं डेविड का भार है, जो यक्स हमने माना है ना, ये डेविड का भार है, डेविड का भार हमको निकल कर आ गया कितना 15.8 किग्राम लिख देते हैं, किलोग्राम। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं किसका, आदर्श का भार, आदर्श का भार कितना हो जाएगा, यह यक्स में से हम लोग को कितना यक्स माइनस 1.3 हम लोग को करना है, ठीक है, और यक्स का मान हम लोग का यही है 15.8 है, इसी में से हम लोग को कितना 1.3 घटाना है। तो जब हम लोग घटाएंगे ना तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग ना 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 3 8 होता है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर 15 में से 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 14.5 किग्रा मिला, ठीक है। और हम लोग को लास्ट में लिखना है हामिद का भार ना, चलिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या हम लोग करेंगे, यक्स में से 2.1 घटा देंगे, तो यक्स समान है 15.8 है, में से 2.1 घटाएंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 7, ठीक है, दशमलव को उधर 0.7 बना, 8 में से 1 हमने घटा दिया, 15 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13.7 मिला, ठीक है, किग्रा। चलिए इसको हम लोग एक बार और बता देते हैं, देखिए इस तरह से आदर्श, डेविड और हमीद कुल का भार दिया था ना। चलिए हम एक बार देखिए, आदर्श था, ठीक है, और डेविड था और एक हामिद था ना, आदर्श ए से आदर्श, ठीक है, डी से, इस तरह हमने मान लिया, ठीक है, बताने के लिए। देखिए और डेविड कह रहा था, डेविड का भार ना इससे मतलब इससे ना यह वाला अधिक था, है ना, डेविड का भार 1.5 किग्रा अधिक था, ठीक है, और जो हामिद था ना उससे भी डेविड का जो भार था ना वह कितना 2.1 किग्रा अधिक था, ठीक है, ये इतना अधिक था। तो हमने क्या कर दिया कि जो डेविड का भार है ना उसी को हमने मान लिया यक्स, ठीक है, यक्स मानने के बाद अब जैसे ये वाला जो इसमें ये अधिक था, जो आदर्श से डेविड का भार था वो 1.5 किग्रा अधिक था, ठीक है, तो हमने मान लिया कि डेविड का भार 1 किलोग्राम है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, यह बड़ा है, ठीक है, आदर्श से डेविड का भार मतलब 1.5 किलो अधिक है, ठीक है, नहीं 1.5 नहीं 1.3 है, ठीक है, 1.3 किग्रा अधिक था ना, तो हमने क्या कर दिया, डेविड का भार मान के उसी में से हमने 1.3 किग्रा घटा दिया, तो हम लोग का किसका आदर्श का भार निकल जाएगा, ठीक है। डेविड के भार में से हम लोगों ने कितना 1.3 किग्रा कम कर दिया, तो आदर्श का भार निकल जाएगा। और इस तरह डेविड और हमीद, जो हमीद से ना 2.1 किग्रा अधिक था इसका डेविड का, तो अब हम लोग को हमीद का भार कैसे निकलेगा, हम लोग यक्स मान लिए थे इसको डेविड का, अब डेविड में से हम लोगों ने क्या कम कर दिया 2.1
kg घटा दिया, ठीक है, क्योंकि यह बड़ा था, ठीक है, हामिद से भी बड़ा था और आदर्श से भी बड़ा था, ठीक है। तो हमने डेबिट के भार में से 1.3 किग्रा कम कर दिया तो आदर्श का भार निकल गया, और 2.1 किग्रा कम कर दिया तो ये हम लोग का हामिद का भार निकल कर आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने इसको यक्स माना था, तो इसका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा यक्स माइनस 1.3, इसको हमने इस तरह से निकाल लिया, और हामिद का हो जाएगा कितना, यक्स माइनस 2.1। बाकी इसी तरह मानकर हमने प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तीनों का भार हम लोग जोड़ेंगे तो 44 किलोग्राम के बराबर होगा, ठीक है। बाकी इस तरह से हमने हल कर दिया, तो इस तरह से सबका वैल्यू निकल कर आ गया। एक्स का वैल्यू जो निकला था 15.8 kg था, तो डेबिट का भार यही था, यक्स जो हम माने थे ये डेबिट का भार था, उसमें से हमने 1.3 किग्रा घटा दिया तो आदर्श का भार निकल गया, और हामिद का भार निकालना था तो उसमें 2.1 किग्रा हमने घटा दिया, तो यहाँ पर इसका हामिद का भार निकल कर आ गया। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है, ठीक है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए ना, तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 8वां वाले को। जैसे देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना कि 2 अंकों की संख्या है, जैसे 2 अंकों की संख्या मतलब जैसे इस तरह 44 हो गया, 45 हो गया, मतलब सिर्फ 2 अंक होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, दाई होना चाहिए। इकाई दाई होगा तो यही होता है हम लोग का 2 अंक की संख्या। जैसे यहाँ से 10 से शुरू होगा और 99 तक हो सकता है 2 अंकों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 2 अंकों की संख्या है और कि अंकों का योगफल 4 है, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इकाई के अंक स्थान पे जैसे 0 है, यहाँ पर 1 है, इन दोनों को जोड़े ना तो इकाई और दाई को आप जोड़ेंगे, जैसे इकाई की जो संख्या है उसको जोड़ें और जो दाई की संख्या है इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा, 4 आना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इस तरह हम लिख दें 45 ना, जैसे मान लीजिए हम 45 लिख दिए, तो जब इकाई और दाई के जो अंक है जैसे यह 5 हो गया और प्लस 4 हो गया, 5 4 9 होता है ना, तो 5 4 9 हो गया। तो इस तरह जब हम इकाई और दाई के अंक को जोड़े ना तो यह 9 नहीं, हम लोग का आना चाहिए कितना, 4 आना चाहिए। और उसमें भी कह रहा है कि यदि दाई के अंक से इकाई का अंक घटाएं तो शेष 2 आना चाहिए। जो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दाई का स्थान है ना, दाई के स्थान वाले में से आप इकाई का स्थान घटाएंगे ना, तो जैसे 4 में से यहाँ पे 5 हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर ऋण 1 आ जाएगा। लेकिन आप जैसे दाई वाला जो अंक है उसमें से इकाई वाले अंक को घटाएंगे ना तो आपको शेष कितना, 2 आना चाहिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं, माना 2 अंकों, हम लोग मान लेते हैं इकाई दाई का अंक, ठीक है। माना 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक यक्स है तथा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हम लिख देते हैं 4 माइनस यक्स है, ठीक है। देखिए हमने इसको ऐसा क्यों लिखा कि जो मतलब दाई का अंक यक्स है तो इकाई का अंक 4 माइनस एक्स है। अच्छा ऐसा क्यों, देखिए हम दोनों अंकों को जोड़िए, यहाँ पर बोला था ना कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 4 है। तो देखिए अंक हम लोग का दाई पर यह हो गया, ठीक है, मतलब इकाई पर यह हो गया और दाई पर यह यक्स। तो देखिए दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि 4 के बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अंकों का योग क्या आना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर अगर मान लेते हैं 22 है तो इन दोनों अंकों को हम लोग जोड़ दें, 2 + 2 कितना, 4 हो गया। तो इसी तरह हम लोगों ने माना है कि दाई का अंक यक्स और इकाई का अंक कितना, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए कैसे जोड़ लेते हैं, जोड़कर आपको दिखा दें। देखिए एक यक्स हो गया और प्लस 4 ऋण यक्स हो गया, है ना। देखिए प्लस में एक्स है और माइनस में एक्स है, दोनों कट कर हम लोग को कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यही बोला है कि दोनों 2 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों को अंकों का योग कितना है, 4 है। तो हम लोग दोनों को जोड़ रहे हैं ना, दाई का अंक हमने इकाई का अंक में जोड़ा तो हम लोग का कितना आया, 4 आ गया। और देखिए एक आध अंक आपको ऐसे लिख कर दिखाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि कोई हम अंक लिख देते हैं, जैसे हमने 31 लिख दिया, है ना। इन दोनों अंकों को हम लोग जैसे 2 अंकों की संख्या हो गई 31, ठीक है। अब हम इकाई का अंक और दाई का अंक जोड़ेंगे, है ना, 3 और 1 तो कितना आ जाएगा, हम लोग का 4 हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग को एक संख्या ज्ञात हो जाती, मान लेते हैं कि हम लोग को 3 ज्ञात हो गई, ठीक है, एक संख्या ज्ञात हो गई, तो जब हम लोग को दूसरी संख्या ज्ञात करनी रहेगी ना तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी संख्या को हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए, तो हम लोग क्या कर दें, 4 में से 3 को घटा देंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरह हमने क्या कर दिया, यहाँ पर यक्स मान लिया, जो दाई का अंक यक्स हमने मान लिया। अब यक्स में से ना हम 4 में से यक्स घटा देंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक मिल जाएगी। देखिए जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आपको 3 प्राप्त हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 में से 3 को घटा दीजिए, जो संख्या ज्ञात है उसको घटा दिया हमने तो क्या निकल गया, 1 निकल कर आ गया। तो आपको पता चल गया कि मतलब हम लोग को इकाई के स्थान पर क्या है। तो चलिए हम लोग ने इस तरह से संख्या ज्ञात कर लिया। और चलिए फिर पुनः प्रश्नानुसार बोला है ना, यदि दाहाई के अंक से इकाई का अंक
घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। जैसे हमको प्रश्न बोला है, ठीक है, हम देखिए हम लोग को बोला है प्रश्न ना कि हम लोग को दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ एक ही बार रहेगा प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हम लोग दहाई के अंक यक्स है, इसी में से हम लोग इसको हम लोग घटा दें, 4 ऋण यक्स को घटा दें तो हम लोग का कितना आता है, शेष 2 आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऋण का अंदर हम लोग गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए यक्स तो है, यहाँ पर दोनों का चिन्ह चेंज कर देगा, है ना, ऋणात्मक या धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही आएगा, ऋण 4 यक्स, लेकिन ऋण ऋण का गुणा होगा तो धनात्मक यक्स हम लोग को प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बराबर 2, और देखिए यहाँ पर यक्स धनात्मक में, यहाँ पर यक्स धनात्मक में, यह हो जाएगा 2 यक्स। ठीक है, यक्स में यक्स जुड़ा, और देखिए यहाँ पे जो ऋण 4 है उसको हम बराबर के उधर भेज देते हैं ना, क्योंकि हम लोग को यक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे ऋण 4 है, बराबर के उधर गया, धन 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 यक्स तो है, देखिए 4 2 6 हो गया, यहाँ पर 2 गुणा में है, इधर चला जाएगा भागा में, 6/2 हो गया। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर हमने भाग दे दिया तो कितना, 2 3 6 तो 3, इस तरह से देखिए हम लोग को इसका वैल्यू निकल कर आ गया। ठीक है, 3 ही निकल कर आया। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं दहाई का अंक निकल कर आया हम लोग का 3, तथा हम लोग लिख देते हैं तथा इकाई का अंक कितना करेंगे, 4 में से इस संख्या को घटा देंगे, 4 में से जो हम लोग को यक्स का निकल कर आया है इसका वैल्यू घटा देंगे तो बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। अतः हम लोग संख्या लिख देते हैं, अतः संख्या हम लोग को क्या मिली, हम लोग का दहाई का अंक मिला है 3, है ना, संख्या बराबर 3, और इकाई का अंक मिला है 31। 31 ही वह संख्या है ना जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दाई का अंक और इकाई का अंक, जो अंक 3 है और 1 है, इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना तो वो कितना 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग को प्रश्नानुसार दिया था कि पहले में से जो यहाँ पर दहाई का अंक है, दाई का अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे ना, मतलब 3 में से 1 घटाएंगे ना तो 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न बोला था, तो शेष 2 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों ने संख्या ज्ञात कर लिया कितना, 31 है, यही हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो उन संख्याओं को बताइए। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग हल 9 वाले करने वाले हैं। क्रमागत संख्या मतलब क्रम से आने वाली संख्या, जैसे 10 हो गया तो 11, 12 हो गया तो 13, 14 हो गया तो 15। ठीक है, तो हम लोग माना क्रमागत यहाँ पर 2 क्रमागत संख्या लेना है, तो चलिए 2 क्रमागत माना, 2 क्रमागत संख्याएं हम लोग मान लेते हैं, एक यक्स है, ठीक है, और कामा यक्स प्लस 1। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 रहेगा, 5 में 1 जोड़ देंगे, क्रम से आना चाहिए। ठीक है, यक्स हो गया और यक्स प्लस 1 हो गया दूसरा। ठीक है, तो अब जैसे बोला है कि उन दोनों का योगफल कितना है, 21 है ना। चलिए जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग कर ले रहे हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न बोला है कि दोनों को जोड़ दीजिए तो 21 के बराबर हो जाएगा, प्लस यक्स, हमने दोनों को जोड़ दिया, यक्स प्लस 1 को जोड़ा ना, तो ये 21 के बराबर दिया हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दे, प्लस है ना, तो हम लोग कोष्टक को खोल देंगे तो जो चिन्ह रहेगा वो उसी के पास रहेगा, और यक्स हो जाएगा, यक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने कोष्टक खोल लिया तो ये यक्स प्लस 1 हो गया बराबर 21। ठीक है, यक्स में एक्स जोड़ देंगे तो ये 2 यक्स हो गया। अब प्लस 1 इधर है बराबर के, बराबर को उधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। 21 में से हम लोग को 1 घटाना है, तो 2 यक्स, 21 में से 1 हम लोग घटाएंगे तो 20 मिल जाएगा। दोनों पक्षों में 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू हम लोग को 10 आया है ना, तो दूसरी संख्या हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस 1 ज्ञात कर लेते हैं, यक्स प्लस 1 बराबर एक्स में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 11। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, अतः दोनों, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे ना, 10 11 को जोड़ेंगे तो आपको 21 मिल जाएगा। ठीक है, 10 में 11 जोड़ेंगे तो 21 ही मिलेगा दोनों, अतः दोनों क्रमागत संख्याएं कितना है, 10 11 है, 10 का 11 है ना, जिनका योगफल कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी हम लोग को क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल करने वाले हैं 10 में हम लोग को। चलिए, तो जब सम क्रमागत संख्याएं मानना रहता है ना, तो हम लोग 2 यक्स प्लस 2 मानते हैं। चलिए माना, हम लोग लिख देते हैं, माना
दो क्रमागत सम संख्याएं कितना है 2x कामा 2x प्लस 2 है। ठीक है, देखिए हम लोग को ना अगर सिर्फ दे दे कि मतलब पहला अगर दे दे कि ये सिर्फ क्रमागत संख्याएं हैं ना, क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, तो हम आप मान लेंगे कि x है, फिर x प्लस 1 है, ठीक है, x प्लस 2 है, इस तरह से मान लेंगे। ठीक है, अगर क्रमागत संख्या दे दे तो ना x प्लस 1 x प्लस 2 इस तरह से मानेंगे। अच्छा, यदि हम लोग को दे दे ना क्रमागत भी रहे सम संख्या, ठीक है, क्रमागत सम संख्याओं के लिए क्या होता है कि आप मानेंगे 2x, ठीक है, 2x प्लस 2, ठीक है, 2x प्लस 4 इस तरह से मानेंगे। ठीक है, यह होगा आपका क्रमागत सम संख्या। ठीक है, चलिए तीसरा में दे दे क्रमागत विषम संख्या मानने को आपको दे देना, विषम संख्या, तो आप मानेंगे 2x प्लस 1 मानेंगे, ठीक है, 2x प्लस 3 करेंगे, ठीक है, 2x प्लस 5 करेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे, ये आपका क्रमागत विषम संख्या आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग को क्रमागत सम संख्या लिखना था तो हमने इस तरह से मान लिया। ठीक है, चलिए अब जैसे प्रश्न कह रहा है हम लोग लिख लेते हैं उस तरह प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पर आप रख कर चेक भी कर सकते हैं ना कि जैसे देखिए यहाँ पर 2 का गुणा है इसमें इस संख्या में, तो ये भी 2 से विभाजित है। बाकी यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2 है ना, दोनों में 2 कॉमन है, मतलब ये भी संख्या क्या है 2 से विभाजित है। ठीक है, इस तरह 2 जोड़ते जाएंगे तो आपको सम संख्या मिलेगा। ठीक है, और 2x प्लस 1 रहेगा, 2x प्लस 3, इस तरह 2 जोड़ते जाएंगे उसमें ना तो आपको भी सम संख्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सम संख्याओं का योगफल कितना है 30 है ना, तो चलिए 2x और प्लस 2x प्लस 2 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिल रहा है 30। ठीक है, अब चलिए हम लोग कोष्टक खोल लेते हैं। 2x यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 बराबर 30, 2x प्लस 2x 4x, ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 है, बराबर को उधर हम लोग भेज देते हैं इसी को, 30 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस में था बराबर को उधर गया माइनस में हो गया 4x। देखिए इसमें से हम लोग घटा देंगे 2 तो 28 आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर गुणा में है तो इधर भागा में चला जाएगा। ठीक है, तो 28/4 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये समझ सकते हैं कि दोनों में हम लोग 4 से भाग दे दिया। ठीक है, तो 7 चौक 28 होता है, तो x का वैल्यू कितना 7 आ गया। चलिए तो हम लोग को जो पहली हम लोग लिख देते हैं पहली सम संख्या हम लोग को क्या बनी, देखिए 2x है, ठीक है, तो हम लोग x का वैल्यू 2 निकल कर आया है, तो 2 गुणते 7 हो जाएगा, x का वैल्यू 7 था, 7 दूना 14 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दूसरी हम लोग सम संख्या निकाल लेते हैं, दूसरी सम संख्या, यह क्रमागत है, दोनों क्रम से आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए 14 के बाद इस तरह आप जानते हैं कि 16 ही आएगा। ठीक है, बाकी हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए तो यहाँ पर है 2x प्लस 2 है दूसरी क्रमागत संख्या, तो 2x का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, 2x का भी निकाला तो वैल्यू 14 आया था, और प्लस 2 जोड़ देंगे, 14 में 2 जोड़ देंगे तो आपको 16 निकल गया आएगा। इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे ना, 14 को 16 को, 6 4 10 को 0 आ जाएगा। ठीक है, हाथ में 1 लगेगा, 2 1 1 2 और 1 हाथ से 3, आपको 30 आएगा। यही दोनों क्रमागत संख्याएँ हैं जिनका योगफल कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं, दोनों क्रमागत सम संख्याएं 14, 16 हैं। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को दे दें, 2 क्रमागत संख्याओं विषम संख्याओं का योगफल 40 है ना, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 11 वाले को। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे हम लोग 2x प्लस 1, ठीक है, कामा 2x प्लस 3 मानेंगे। ठीक है। चलिए अब जैसे प्रश्नानुसार बोल रहा है, चलिए हमको प्रश्न बोला है कि दोनों का योगफल कितना है 40 है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 है ना, बराबर 40। और देखिए आप यहाँ पर ना x का कुछ भी वैल्यू आप रख कर चेक करिए। यहाँ पर मान लेते हैं ना, जैसे 1 2 आपको रख के दिखाते हैं। जैसे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू ना, जैसे देखिए 2x यही है, 2x प्लस 1 2x प्लस 3 है ना, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना x बराबर 3,
ठीक है, कुछ भी रखे आप देख लीजिए, ये 3 0 कुछ भी मानकर आप चेक करिए, है ना। कई बार आप चेक करेंगे तो देखेंगे ना, जैसे 2x प्लस, इसमें हम लोग रखते हैं 2x प्लस 1 में आप रखेंगे ना, तो x का वैल्यू हम लोग को 3 रखना है। तो देखिए 3 है, तो चलिए तो हो जाएगा 2 गुणते 3 प्लस 1 ना। तो देखिए 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो अगली संख्या है 2x प्लस 3 है ना, तो चलिए यहाँ पर भी 3 रखिए, 2x 2 गुणते ना 3 हो गया और प्लस 3 है, ठीक है, फार्मूले से। तो देखिए 3 दूना 6 7 8 9 9 आ गया। तो देख रहे हैं ना, क्रम से विषम संख्या आ रही है, 7 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 7 के बाद आता है 9, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी रखिए, बस सेम रखेंगे, है ना। यहाँ पर कोई भी x का वैल्यू आप 0 भी रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 भी रखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, है ना। कुछ भी x का वैल्यू आप रखकर इस तरह चेक करिए, ठीक है, आपका हमेशा विषम संख्या ही आएगा। तो यही होता है हम लोग का 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, हम लोगों ने इस तरह से मान लिया, ठीक है। चलिए और हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यहाँ पे प्लस हम लोग कोष्टक खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 40, ठीक है। अब देखिए 2x कितना, यहाँ पे 2x 4x, ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस 1 और प्लस 3 3 1 4 हो जाएगा बराबर 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ना 4x को इधर रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस 4 को बराबर को उधर भेज देते हैं, 40 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। 4x यहाँ पे देखिए 40 में से जब आप 4 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 36, ठीक है। अब दोनों में देख रहे हैं कि 4 से विभाजित है ना, 4 से हम लोग भाग दे देंगे, या फिर यहाँ पर गुणा में है तो भागा में हम लोग भेज देते हैं। x बराबर 36/4, तो x का वैल्यू 4 9 36 होता है, तो x का वैल्यू कितना 9 आ गया। लिख देते हम लोग पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या हम लोग की कितना हो जाएगी, 2x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1, x की जगह कितना 9, तो 2 गुणते 9 प्लस 1, तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा 9 दूना 18, 18 में एक हम लोग जोड़ देंगे तो यह मिला हम लोग का 19, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं दूसरी विषम संख्या हम लोग की क्या बनेगी, 2x प्लस कितना 3 है, ठीक है, तो 2 गुणते x का वैल्यू 9 निकल कर आया, तो 9 प्लस 1, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो देखिए 9 दूना 18, 19 20 21, ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब जब 19 और 21 को हम लोग जोड़ेंगे तो यही आता है 40, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः दोनों क्रमागत विषम संख्याएं क्या हम लोग के मिले 19, 21 हैं। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को दिया हुआ है, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, ठीक है, हर तो दिया हुआ है, यदि उसके अंश और हर दोनों में x मतलब 3 जोड़ दें तो 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग को हर दिया है और अंश नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग अंश को मान लेते हैं। हम लोग हल करने वाले हैं 12 वाले प्रश्न को। चलिए लिख देते हैं, माना भिन्न का अंश x है, ठीक है, इसलिए हम लोग का भिन्न क्या हो जाएगा, हर तो हम लोग को दिया हुआ है 7 है, इसलिए भिन्न हो जाएगा हम लोग का x/7 हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे प्रश्न बोला है वैसे हम लोग कर लेते हैं, लिख देते हैं प्रश्नानुसार। चलिए हम लोग को प्रश्नानुसार बोला है ना कि जो भी भिन्न हम लोग की है उसके अंश और हर दोनों में ना 3 जोड़ दिया जाए, तो x प्लस 3 हो जाएगा, और हर में भी जोड़ देते हैं 7 प्लस 3, दोनों में हमने 3 जोड़ दिया, ये जो कि बराबर हो जाता है 4/5, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 4/5। अब चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में हर में है ना, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है, विधि से। चलिए वज्र गुणन विधि से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हर में बराबर के इधर गुणा में आ जाएगा, जो इधर भागा में इधर गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए 5 यहाँ पर आ जाएगा, x प्लस 3 हो गया, ठीक है, जो भागा में था इधर बराबर का इधर गुणा में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर कितना 7 3 10 हो जाएगा, चलिए 4 लिख देते हैं, और देखिए यह 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुणते हम लोग 10 लिख देते हैं, ठीक है, भागा में था इधर गुणा में चला गया। चलिए तो 5 का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 5x, और जब इसका हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो 5 3 15, हमने इसको जोड़कर यहाँ पर गुणा कर दिया, ठीक है। 7 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 10 ही मिलेगा, 10 का यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, ठीक है, बराबर को उधर, और यहाँ पर 5 था तो इसका हमने बराबर की इधर गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5x प्लस 15 हो गया बराबर 4 दाम में 40 हो गया, ठीक है।
और देखिए 5x को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं और 15x को हम लोग बराबर के उधर भेज देंगे ना। 40 में से हम लोग घटा देते हैं 15, 5x, ठीक है। आप 40 में से 15 घटा देंगे तो आपको निकल कर आ जाएगा 25 ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब दोनों पक्षों में बराबर क्या 5 से भाग चला जा रहा है, तो 5 से हम लोग भाग दे लेते हैं, इधर सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 25/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 25 होता है, तो x का वैल्यू हम लोग का 5 निकल कर आ गया, ठीक है। मतलब हम लोग को अंश पता चल गया कि संख्या का अंश कितना है, x जो है वो 5 है, हम लोग लिख देते हैं। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, x/7 थी, तो x का वैल्यू हमने 5 निकाल दिया, तो ये 5/7 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।